मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, then you're a winner। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पहले मैंने क्लास 11th वालों के लिए ये पहले ही बता दिया हूं कि मैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आपको मैंने पहले ये चीज़ एकदम से बता चुका हूं कि आप सभी लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से समझ लेंगे, ये बातें पूरे आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बताए थे। हमने आपको यह बताया था कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में आपको मैंने पूरी बात बताया था, आपको मैंने पूरे पॉइंट्स को बताया था, फिर उनके जो फेलियर्स पोस्टुलेट थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में अगर आपको याद हो, मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने सब टॉपिक्स के बारे में बताया था, तो आज की बारी क्या है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी बातों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। जैसे अगर हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए, एक जो आपके पास यहां पे छोटी सी पॉइंट है फंडामेंटल पार्टिकल, मैं उसको बता दूं। सबसे पहले अगर हम सभी लोग पहले देखें, डाल्टन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एटम जो होता है सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है आगे चल के गलत हुई जब कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। अब फंडामेंटल पार्टिकल हम किसे कहते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप यहां पे फंडामेंटल पार्टिकल की बात करेंगे तो आप सभी लोग ये बोलेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है हम इसको एटॉमिक पार्टिकल के नाम से भी जान सकते हैं। यानी फंडामेंटल पार्टिकल को और भी किस नाम से जाना जा सकता है, एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल होते क्या हैं, तो आप बस इतना कहिएगा कि एटम के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन्हीं सबको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे, या उन्हीं सबको हम एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। मतलब ऐसे पार्टिकल जो आपस में मिलके एटम को बनाते हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से समझिए। अब अगर हम इस फंडामेंटल पार्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करें तो यह पाया जाता है कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ये दो तरह से होते हैं। बात को थोड़ा समझिएगा, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ये आपके दो तरह से होते हैं। मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। पहले पार्टिकल को हम सभी लोग अगर नाम देना चाहें तो उन्हें कह सकते हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पार्टिकल जो एटम में स्टेबल होगा, जो एटम में क्या होगा, स्टेबल होगा, हम उसे कहेंगे स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है, मैं आपको उनको बता दे रहा हूं। वो आपके पास मिलते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये नाम इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा प्रोटॉन, आपने सुना होगा न्यूट्रॉन। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये एक स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। हाँ, आगे चल के अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे टाइप को बोला जाता है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसकी भी डेफिनेशन आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है, ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो अनस्टेबल होगा। मतलब अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो एटम में कहीं पे रहेगा, कहीं गायब हो जाएगा। मतलब अनस्टेबल का मतलब वैसे ही होता है परेशान होना, और डिस्टर्ब होने का मतलब क्या, वो एक जगह पे रुकने वाला नहीं है।
रहेगा, गायब हो जाएगा। तो ये जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। हाँ, इस चैप्टर में आपको इस टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स को नहीं पढ़ना है, फिर भी आप एग्जाम्पल को जानते रहिएगा। जैसे एक आपके पास रहेगा मेसॉन, आप याद रखेंगे, एक रहेगा पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, एक रहेगा न्यूट्रिनो, और ऐसे ही आप बोल सकते हैं एंटी न्यूट्रिनो, या बहुत सारे आप ऐसे पार्टिकल्स पाएंगे जो एटम में हैं, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, इसी वजह से उनको हम अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। हाँ, इस टाइप के पार्टिकल्स की स्टडी आपको नहीं करनी है, ये आप बात समझ जाइएगा। इस चैप्टर में अगर जिस टाइप के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करनी है वो आपके पास है स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। जो मेरे पास एक छोटी सी आपने हेडिंग देखा होगा, मैंने लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में याद रखना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ना है, हमें इन सब की नहीं पढ़ना है। ये आगे चल के 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूं। हाँ, इनकी अगर स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ना है, अनस्टेबल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आज का जो ये वीडियो है ना, ये बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टर्म, एक ऐसा पॉइंट समझाने चल रहा हूं जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगेगा। और इतना ही नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी बड़े आसानी से समझ में आएगी। तो थोड़ा सा आप उनको अच्छे से देखिए। मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूं, सबसे पहले जो चीज बताने चल रहा हूं उसको आप सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दो चीज होता है, एक का नाम होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और एक इसी के साथ लगा रहता है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या रहता है? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और एक इसी के साथ लगा रहता है डिस्चार्ज ट्यूब। मैं आपको बता दूं, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना को कराया जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कोई भी ऐसी ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना कराया जाएगा, हम उसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब को तो समझना बहुत आसान हो गया। अब माइंड में ये आता है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को समझने के लिए आपको मैं कुछ छोटी छोटी बातों को बता रहा हूं, वैसे आप थोड़ा समझिएगा। अगर आपको याद हो, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंडक्टर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आज जो आपने देखा होगा मैक्सिमम केस में सॉलिड कंडक्टर की तरह होगा, लिक्विड भी रहता है, लेकिन आज मैं आपको गैस का एग्जांपल दूंगा कि गैस भी कंडक्टर की तरह काम कर सकती है। आज उसी चीज को समझना है, थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गैस की बात करें तो ये जो गैस हमारे पास होता है, लोगों को पता है कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इस वजह से आप सभी लोग कह सकते हैं एक जगह पे रुकती नहीं है। एक जगह पे रुकने का मतलब क्या है कि एक जगह पे स्टेबल नहीं होगी, ये टहलती रहेगी, रैंडमली मोशन करती रहती है। तो ये पूरी की पूरी बात आप बोल सकते हैं गैस में ऐसा होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, नॉर्मली अगर आप देखेंगे, नॉर्मली गैस को देखने का मतलब क्या है, एट नॉर्मल प्रेशर, बात थोड़ा समझते जाइएगा। एट नॉर्मल प्रेशर अगर हम गैस को देखते हैं तो गैस इज अ बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को आप याद रखेंगे कि एट नॉर्मल प्रेशर मींस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हम समझें तो वो लिया जाता है 760 mm Hg लेवल के इक्वल, ये इतना लिया जाता है। इस नॉर्मल प्रेशर पे अगर हम बात करेंगे तो हम ये पहला पॉइंट लिखेंगे, गैस इज इंसुलेटर, या हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर हम सभी लोग नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो इस पे जो गैस होगी ये बैड कंडक्टर होगी। लेकिन अगर हम प्रेशर को क्या करें, कम करना चालू कर दें, क्योंकि मन में होता है कि गैस इंसुलेटर है, क्या इसको हम कंडक्टर जैसा बना सकते हैं?
क्या हम इसको कंडक्टर जैसा ट्रीट करा सकते हैं? तो ये जो मन में ख्याल आते हैं, इनको पूरा करने के लिए वैज्ञानिक जितने भी थे, साइंटिस्ट जितने भी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए। अंत में वो सफलता उनको मिली और उन्होंने ये पाया कि अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे देखें तो इसमें तो ब्रह्मा जी भी करंट नहीं फ्लो करा सकते, लेकिन हाँ अगर मैं प्रेशर को थोड़ा कम करते चला जाऊं, प्रेशर को अगर कम करते चला जाऊंगा तो ऐसा आपको मिलेगा कि गैस में थोड़ा बहुत कंडक्टर का कैरेक्टर आता जाएगा। यानी हम सभी लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एट लो प्रेशर गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझिएगा, लो प्रेशर पे जो गैस होगी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब है कि इसमें कंडक्टर का कैरेक्टर आएगा, और जब इसमें कंडक्टर का कैरेक्टर आएगा तो हम सभी लोग बोलेंगे कि एट लो प्रेशर गैस कैन एक्ट एज अ कंडक्टर। तो इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करती है ना, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक फिनोमेना है जिसका मतलब होता है कि लो प्रेशर पर गैस में करंट का फ्लो होना। यानी अगर हम एक लाइन में लिखें तो आप बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट एट लो प्रेशर in gas is called electric discharge। हम इसी को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। अब अगर मन में आता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना हमको समझ में आ गया है, तो आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना कराया जाता है। अब थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझ लेता हूं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको और बता रहा हूं, उसे सुनिएगा। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या होता है मैं सारी बात बता दूं। पहली बात, ये जो ट्यूब होती है ना, ये पायरेक्स ग्लास की बनी होती है। ये सारी बातें आपको मिलने वाली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। पहली बात, ये जो आपके पास होता है ये पायरेक्स ग्लास की बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसकी लेंथ के बारे में थोड़ा सा देखें तो जो लेंथ होता है वो कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो यानी लेंथ की बात अगर आप करते हैं तो आप बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, इतना आपके पास मिलेगा। और एक होता है डायामीटर। डायामीटर का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जैसे देखिए कोई पाइप देखते हैं ना, उस पाइप में क्या होता है? सर्कल, मतलब डायामीटर को देखा जाता है। और ये जो डायामीटर होता है ये 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये डाटा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अगर बना के बताऊं तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपके पास होगा, ये एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी आपको। इस ट्यूब के लेंथ के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लेंथ कितना होगा, लगभग इतना होगा। डायामीटर, डायामीटर का मतलब ये हिस्सा, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये लगभग आपके पास क्या होगा? डायामीटर होगा। मैं डी से शो कर रहा हूं। और ये जो आपके पास हिस्सा दिखाई दे रहा है ये लेंथ है, एल से मैं शो कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। और ये जो आपके पास है ये ग्लास है, और ये आपके पास जो ग्लास है वो कौन सा ग्लास है? पायरेक्स। बच्चों के मन में आ रहा होगा पायरेक्स ग्लास क्यों यूज किया जा रहा है। याद रखिएगा, पायरेक्स ग्लास बहुत स्ट्रांग ग्लास होता है। अगर अचानक आपके हाथ से गिर भी जाएगा, लैब में जैसे आप हैं, अचानक गिर भी जाएगा ना तो टूटने वाला नहीं है। तो जब टूटने वाला नहीं है तो आप सभी लोग बोल सकते हैं ये बहुत स्ट्रांग ग्लास होता है, गिरने पर भी नहीं टूटता है, मतलब नुकसान होने का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, आप समझिए इसको। अच्छा, अगली बात क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है? एक बात आपने सुना होगा कि हम नॉर्मल प्रेशर पे तो गैस में देखें तो करंट फ्लो ही ना करा पाए, लेकिन लो प्रेशर पे करंट को फ्लो कराए। अब मन में आता है कि हम प्रेशर को कैसे कम करेंगे, तो इसको कम करने का एक तरीका होता है, यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब जोड़ दी जाती है। बात समझिएगा, एक यहां पर क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब जोड़ा जाता है। अब वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है? इसके अंदर की जो एयर है उसको निकालना।
रिमूविंग ऑफ एयर, रिमूविंग ऑफ एयर। अब मन में आ रहा होगा एयर के निकलने से क्या प्रेशर कम होता है? बिल्कुल, जैसे एक कमरा है, अगर उस कमरे में देखिए 100 लोग हैं, तो जो भी दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं लगाएंगे, जो भी प्रेस कर रहे हैं करेंगे, लेकिन अगर उन्हीं में से 100 में से 50 को निकाल दिया जाए तो क्या प्रेशर उतना लगाएंगे? नहीं, कम हो जाएगा ना, मेंबर्स कम हो गए, प्रेशर भी कम हो गया। बिल्कुल वैसे ही आप समझिएगा कि इसमें जो एयर रहती है, एयर के पार्टिकल्स प्रेशर लगाते हैं, जिसे हम गैस का प्रेशर कहते हैं। अगर हम उन्हीं पार्टिकल्स को निकाल लेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि गैस में करंट फ्लो कराया जा सकता है, जिस फिनोमेना को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब we can remove air and due to this situation pressure will be decreases। प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर कम हो जाएगा तो करंट को फ्लो कराने में आसानी होगी। समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब मन में ये भी आता है कि भाई प्रेशर हम कितना कम किया, अब अंदाज के थोड़ी करेंगे, ये साइंस है, साइंस में सारी चीजें जो है मेजर की जाती हैं। तो मन में ऐसा आता है कि भाई आपने प्रेशर कम करने का उपाय तो बता दिया, पर कितना कम करें, तो उसको भी मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। आप थोड़ा बात समझिएगा, यहां पर प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाएगा। और मैनोमीटर का काम केवल इतना होगा, प्रेशर कितना कम हो रहा है इसको बताना। बात समझ में, दो चीजें समझ में आ गई? चलिए ठीक है। और इसका मतलब है कि यहां पर जो भी गैस रहेगी वो कहीं ना कहीं कहां रहेगी? गैस एट लो प्रेशर। जो भी गैस रहेगी वो कहां पे रहेगी? लो प्रेशर। और लो प्रेशर करने का मैंने तरीका बता दिया है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप इसको भी समझिएगा। अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए रास्ता क्या बनाया गया? बताया ये गया कि जो ये आपके पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर 2 सर्कुलर एल्यूमिनियम्स की प्लेट्स लगाई जाती हैं। जैसे एक मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ये आपके पास है, सर्कल शेप में रहेगा, सर्कुलर एल्यूमिनियम प्लेट्स रहती हैं, एक इधर और एक इधर रहती है। और इन सभी को हम सभी लोग क्या करते हैं? हाई पावर से, हाई वोल्टेज वाले जनरेटर से, या आप ऐसा बोल सकते हैं किसी से भी जोड़ सकते हैं। जैसे ये आपके पास है, इसको बाहर कनेक्ट करिए, इसको बाहर कनेक्ट करिए। और इनको हम क्या करते हैं? आपने ट्रांसफार्मर सुना होगा, तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से, मतलब आउटपुट से जोड़ते हैं। तो ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं, जिसमें आप बोलेंगे एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक क्या रहेगा? माइनस पॉइंट रहेगा। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम इन प्लेट्स को इंडक्टिव, एक नाम याद रखिएगा, इंडक्टिव कॉइल से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसमें से जो टर्मिनल, जो प्लेट्स पॉजिटिव से जुड़ा होगा, हम उसे एनोड नाम देते हैं, और जो निगेटिव से जुड़ा होगा हम उसे कैथोड नाम देते हैं। याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा अब जो एक सेटअप बना हुआ है, हम इन्हीं को क्या नाम देते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। एक बार फिर से मैं रफली आइडिया दे देता हूं कि डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है ये पायरेक्स ग्लास का बना होता है, जिसकी लेंथ 30 या 40 सेंटीमीटर होती है, डायामीटर 3 या 5 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर गैस हम फिल करेंगे लो प्रेशर पे, और लो प्रेशर बनाने का तरीका है कि इसके अंदर की एयर को निकालिए। एयर को निकालने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है। आप एयर जब निकाल लेंगे तो प्रेशर कम होगा। कितना कम प्रेशर हुआ है इसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है। हमको मैनोमीटर से पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रेशर कम किया है। कुल मिला के 100 में की एक बात याद रखिएगा, इस ट्यूब में जो गैस भरेंगे वो लो प्रेशर पे भरेंगे, क्योंकि लो प्रेशर पर ही करंट फ्लो होगा। नहीं तो आप करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए 2 एल्यूमिनियम्स की प्लेट लगाई जाती हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एल्यूमिनियम की ही प्लेट क्यों और नहीं लगा सकते, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, पर इजीली जो है आपके पास एल्यूमिनियम, क्योंकि आपको पता है सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। अब सिल्वर को अगर हम देखें तो बहुत महंगा है, तो जब महंगा है तो 100% कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी ही। सस्ता थोड़ा सा यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम की 2 प्लेट रहेंगी, सर्कुलर शेप में रहेगी। याद रखिएगा, जैसे एक डिस्क होता है, कैसेट सुने हैं ना, वैसे रहेगा एकदम सर्कुलर शेप में। ये इनको हम इंडक्टिव कॉइल से जोड़ते हैं। इस इंडक्टिव कॉइल्स का जो टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, जैसे ये जो आपके पास सर्कुलर डिस्क है,
ये एल्यूमिनियम का, जो पॉजिटिव से है तो उसे एनोड और जो निगेटिव से है उसे कैथोड। और एक बात और समझिए, यहां पर जो वोल्टेज आप देंगे ना, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे। आप याद रखेंगे, कभी भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लो वोल्टेज पे नहीं होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये हमेशा क्या रहेगा, हाई वोल्टेज पे रहेगा। और हाई वोल्टेज वो भी कितना, 10,000 से लेके 30,000 के बीच में, 10 kV से लेके 30 kV के बीच में, 10,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट तक के आप सप्लाई देंगे। मतलब बहुत खतरनाक डेंजर वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, तब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना होगा। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना अगर समझ में आ जाता है तो हमें डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, बस इतना आपको बताया, आज केवल इतना बताया हूं। मेरे माइंड में रहना चाहिए कि मुझे फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी समझ में आए, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन। मैं वहां पे बोलूंगा कि फलाना साइंटिस्ट जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब लेता है। अरे भाई, आप डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में भी पहले समझिए, वो क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना क्या है। इसलिए मैं इसको बनाया हूं, आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आया भी होगा। और हाँ, एक मैं इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे दूं कि मैं बहुत जल्द यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अवेलेबल कराऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, इसी चैनल पे मिलेगा यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, इतना तो कर ही सकते हैं भाई। पसीना देख रहे हैं ना, मेहनत है, आप इसको नाजायज मत जाने दीजिए, फालतू में मत जाने दीजिए। आपके लिए बना रहा हूं, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। एक दिन आप मेहनत करके शेयर कर दें लोगों के पास, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम होगा, मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा और आपको मैं पूरी तरह से अच्छी तरीके से बात बताऊंगा। थैंक यू।